सभी को नमस्कार। अ, हम 1 मिनट करीब वेट करते हैं, कुछ और लोग ज्वाइन हो जाएं ताकि। नमस्ते विपिन जी। नमस्ते प्रेम भैया। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो सभी को नमस्कार। तो अभी हम अभ्यास दर्शन के अध्ययन क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमारे 7 लोगों ने प्रबोधन इसका किया है। शुरुआत की थी अजय जैन भैया ने सूरत से, फिर महेश कोलते भैया और प्रतिभा दीदी। जस्ट हाँ, मैंने लगाया भाई। आर यू एबल टू? आपको आवाज़ साफ आ रही है? आ, क्या आपको आवाज़ साफ आ रही है? कोई रिस्पॉन्ड कर दें। ग्रेट। तो मैं ये कह रहा था कि इसके क्रम जो अभी तक रहा है अध्यास दर्शन का, उसमें अजय जैन भैया सूरत से, फिर महेश कोलते और प्रतिभा दीदी पुणे से, अ, और सुरेंद्र पाठक भैया और सुनीता दीदी अहमदाबाद से हम प्रबोधन किए। फिर उसके बाद राम मिलन भैया मानव तीर्थ बेमेत्रा से, फिर बसंत भैया पूनम दीदी अछोटी हिंगना से, उसके बाद राकेश मौर्य भैया रोपड़ से, और फिर अदिति दीदी और जिगर भैया कल पुणे से प्रबोधन किए। तो तो आज का जो सेशन था, ओरिजिनली हमने जो प्लान किया था वो महेंद्र भैया का कनाडा से करने का था, लेकिन वो अभी उनके यहाँ पे थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है और नेटवर्क कनेक्शन भी पुअर था। तो उन्होंने कहा था कि भैया आप है ना मेरा सेशन ले लो। तो इसलिए मैं उनके स्थान पर इस सेशन को ले रहा हूँ, है ना। तो ये तो हमें पता ही है कि दर्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जो सारे तात्विक पक्ष हैं, सूत्र हैं, वो मानव व्यवहार दर्शन और कर्म दर्शन में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये जो अभ्यास दर्शन है वो बहिरंग पक्ष में अब परंपरा में क्या अभ्यास करेंगे, इस पर मुख्य रूप से यहाँ पर चर्चा है ना। तो इसी क्रम में इसमें अलग अलग आयामों में हमारे अभ्यास का क्या स्वरूप रहेगा, क्या अभ्यास का स्वरूप रहेगा, जागृत परंपरा में अभ्यास का क्या स्वरूप होता है, इस बारे में यहाँ पर चर्चा है। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए और स्वयं को एक इस दर्शन के एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकारते हुए मैं आपके साथ में इस अध्ययन को कर रहा हूँ, ऐसा मेरी स्वीकृति है। तो हम अध्याय 25, है ना, पेज नंबर 85 नए संस्करण में आज हम उसका शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो इस अध्याय का शीर्ष है आवेश मानव का अभीष्ट नहीं है ना। यानी आवेश मानव चाहता नहीं है या वो उसका लक्ष्य नहीं है। आवेश क्या होता है? तो आवेश की परिभाषा दर्शन में देखें तो उसमें लिखा है भ्रमित कार्य व्यवहार प्रवृत्ति। फिर दूसरी परिभाषा है हस्तक्षेप या ह्रास की ओर गति। और तीसरा अतिक्रमण या आक्रमण की प्रतिक्रिया में प्राप्त गति। तो पहला तो भ्रमित कार्य व्यवहार प्रवृत्ति, मतलब आदमी जब उसको कुछ होश नहीं है तो वो भ्रमित रूप में, उसको अपने होने का पता नहीं है, संसार का क्या प्रयोजन है ये पता नहीं है, अपने प्रयोजन के प्रति एक ज्ञान नहीं है,
तो ये जो भ्रमित कार्य व्यवहार प्रवृत्ति में जो संलग्न रहता है वह एक आवेशित स्थिति है या वह आवेश में है। दूसरा, जो व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है या ह्रास की ओर जो गति करता है वो भी एक आवेशित स्थिति है या आवेश कारक है ना। और तीसरी स्थिति जो आवेश की है वो है अतिक्रमण या आक्रमण की प्रतिक्रिया में, मतलब कोई हमारे ऊपर एक्सेस करता है या अटैक करता है तो उसके रिएक्शन में जो हमारे अंदर होता है वो भी एक आवेश की स्थिति है ना। तो ये 3 रूप में आवेश को पहचाना गया है। उसके अलावा दर्शन में आवेशात्मक पीड़ा को 2 रूप में बताया गया है, सम्मोहनात्मक आवेश और विरोधात्मक। तो सम्मोहनात्मक आवेश का स्वरूप बताया है काम, मद, मोह और लोभ, और विरोधात्मक आवेश जो बताया है वो क्रोध और मात्सर्य। तो अभी यदि हम देखें अपने आसपास में तो सभी जगह हम देखते हैं एक तरीके से एक्साइटेड स्टेट के अंदर सब चीज़ें हैं, है ना। तो ये एक्साइटमेंट के ऊपर जोर है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसको किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर लाके उसको एक्टिवेट करते हैं। तो चीज़ें अपने स्वाभाविक स्वरूप में ना होकर हम उनको किसी उत्तेजित स्थिति में लाते हैं। इवन बच्चों को जिस प्रकार से हम संबोधित करते हैं, जिस प्रकार से उनको पढ़ाई करते हैं, हमारी भाषा में भी वही है कि आर यू एक्साइटेड अबाउट इट। हम यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है आई एम एक्साइटेड अबाउट जीवन विद्या। ये भी एक एक्चुअली एक अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन है। मतलब जीवन विद्या या मध्यस्थ दर्शन आवेश से मुक्त एक स्वभाव स्थिति की बात है। तो ये एक्साइट करने के लिए नहीं है, आवेशों को सामान्य बनाने के अर्थ में है। तो ये इस प्रकार से एक्साइटेड स्टेट के अंदर लाकर, है ना, किसी भी एक स्थिति में आवेश को लाकर, क्योंकि यहाँ पे अभी की मान्यता यही है, जो प्रचलित मान्यता यही है कि अगर मान लो चीज़ों को अपने हिसाब से छोड़ दिया जाए या अपने स्वभाव गति में छोड़ दिया जाए तो कुछ होगा नहीं, है ना, या फिर वो अब बिगड़ जाएगा, है ना। जबकि तो इसलिए उनको हमें एक एक्साइटमेंट वाली स्थिति के अंदर लाना होगा, उनको कंट्रोल करना होगा, तभी उनके द्वारा कुछ एकम्प्लिश किया जा सकता है। तो इसलिए सम और विषम आवेश का प्रयोग करते हुए चीज़ों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो सम और विषम आवेश के द्वारा एक्साइटेड स्टेट के अंदर लाकर, चाहे वो राज्य के स्तर पर हो, धर्म के स्तर पर हो, हर स्तर के ऊपर हम, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो या फिर कार्यालयों में हो, तो हर चीज़ के अंदर एक प्रकार से आवेश को पैदा करके कार्य को कराने की या करने की, नियंत्रित करने का प्रयास है। जबकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मध्यस्थ स्थिति है जिसमें स्वनियंत्रण होता है, जो इकाई की स्वाभाविक स्थिति है। उस स्वाभाविक स्थिति में आने के बाद में सम विषम नियंत्रित रहते हैं, है ना। तो ये इस जगह प्रस्तावित है कि आवेश मानव का अभीष्ट नहीं है। तो हम आगे पढ़ते हैं इसको। आवेश विकास एवं जागृति के क्रम में सहायक नहीं है। यही सत्यता मानव के आवेश से मुक्ति पाने के लिए बाध्यता है। इसी बाध्यता ने आवेश के मूल तत्वों और उनके परिहार का अन्वेषण करने के लिए प्रयोग, अभ्यास, व्यवहार, उत्पादन करने के लिए प्रवृत्त किया है। यही क्रम अपने में एक इतिहास है। सुदूर काल का इतिहास अनंत काल की प्रक्रियाएं क्रम से विकास के रूप में प्रत्यक्ष है। यह प्रत्यक्षता ही प्रकृति का एक इतिहास है। इसी इतिहास की एक श्रृंखला में मानव एक उपलब्धि है। मानव में पाई जाने वाली
स्वतंत्रता की तृषा का तृप्त हो जाना ही मानव में दृष्टापद प्रतिष्ठा एवं जागृति है। ठीक है, तो इसको इन लाइनों को थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहली लाइन स्पष्ट है कि विकास और जागृति की ओर अस्तित्व में सहज दिशा है और आवेश उसके लिए सहायक नहीं है ना। तो ये वाला स्पष्ट होता है। तो हम जो ये एक्साइटमेंट और करके हम चीज़ों को जो कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, वो इस विकास और जागृति के क्रम में सहायक नहीं है। और ये जो सत्यता है ना, ये जो सच्चाई है, यही मानव के आवेश से मुक्ति पाने के लिए बाध्यता है। बाध्यता मतलब मानव इसकी तरफ आने के लिए, आवेश से मुक्त होने के लिए बाध्य है, उसको देर सवेर इस ओर आना ही पड़ेगा। इसी बाध्यता ने आवेश के मूल तत्वों, मतलब आवेश किस कारण से होता है, तो हमने आवेश की जो परिभाषा देखी थी, उसमें आवेश के मूल तत्वों और उसके परिहार मतलब उसको कैसे उसका इलाज किया जाए, इसका अन्वेषण करने के लिए, यानी इसको खोज करने के लिए मानव ने अनेक तरीके से प्रयोग, अभ्यास, व्यवहार और उत्पादन करने के लिए प्रवृत्त किया है कि कोई भी तरीके का आवेश है उसको कैसे शांत किया जाए, है ना। तो एक जगह सूत्र भी आया है, हर प्रकृति में हर आवेश सामान्य होने की ओर है ना। तो प्राकृतिक रूप में तो हम देखते ही हैं, चाहे कोई भी है ना, किसी भी तरीके का दुर्घटना हुई, प्रकृति तुरंत उसको हील करने में लग जाती है ना। चाहे जैसे हिरोशिमा के ऊपर बम गिराया गया हो, तो जिस समय बम गिराया गया उसी क्षण से प्रकृति ने उसको वापस भरने का प्रयास शुरू कर दिया, है ना। तो ये वाला एक प्रयास जो है, आवेश को सामान्य करने का जो प्रयास है, वो प्रकृति में स्वाभाविक रूप से बना है। जैसे हमें बुखार हो जाता है तो सारा शरीर जो है वो उस बुखार को किस प्रकार से सामान्य करे, कहीं चोट लग जाती है उसको कैसे उसका वो ठीक हो, उसके लिए सारे शरीर का सिस्टम जो है वो अपने आप से उसके लिए लग जाता है। तो ये प्रकृति में आवेश को सामान्य बनाने के लिए एक सहज व्यवस्था जो है वो बनी हुई है ना। ये एक मध्यस्थीकरण की क्रिया जो अपने आप में बनी हुई है। तो आवेश मुक्त स्थिति को पाना और उस स्थिति, उसके स्थान पर जागृति को पाना, ये एक मानव के लिए आवश्यक या उसके लिए बाध्यता है ना। तो अब इसके बाद में ये लिखा है, ये क्रम अपने आप में इतिहास है। मानव ने इसके लिए, आवेश से मुक्त करने के लिए जो कुछ कम किया है अभी तक अपने हिस्ट्री के अंदर, ये अपने आप में एक इतिहास है। अब इसमें सुदूर काल का इतिहास है ना। अब इसमें बहुत पहले तक का, जब पदार्थावस्था के विकसित होने की बात रही, और अनंत काल की प्रक्रियाएं, है ना, इसी विकास के क्रम के रूप में प्रत्यक्ष है। मतलब ये हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो हैं, आवेश से मुक्ति होने का प्रयास, आवेश निरावेशी स्थिति में विकास और जागृति की ओर जो प्रकृति की गति रही है, ये इसके बाद यही हमारे सामने प्रत्यक्ष है। अगर मान लो आवेश अपना अस्तित्व का लक्ष्य होता, है ना, तो वो कभी भी इस प्रकार की विकास को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। अगर सब कुछ रैंडम होता तो एक प्राण कोशा भी इस धरती के ऊपर बन पाती, है ना, ये भी संभव नहीं होता। तो उत्सव से पूर्वक ही विकास हो रहा है, ये बात स्पष्ट है। तो सुदूर का, ये हम आगे चलें, ये प्रत्यक्षता ही प्रकृति का एक इतिहास है ना। तो प्रकृति का पूरा इतिहास अगर हम देखें, पदार्थावस्था से प्राणावस्था से जीवावस्था से भ्रमित ज्ञानावस्था, और फिर भ्रमित ज्ञानावस्था में ज्ञान की अपेक्षा बनना और उसके लिए प्रयास, अनुसंधान होना, है ना, प्रयोग होना, ये सब अपने आप में एक इतिहास है। और इस इतिहास की श्रृंखला में मानव एक उपलब्धि है ना। तो मानव को मानव ने नहीं बनाया है, मानव जो है आवेश मुक्ति की वो से जो है, जो क्रम बना है, उसकी एक उपलब्धि है। मानव एक उपलब्धि है प्रकृति में अनुक्रम की, और आगे जो है मानव को किस प्रकार से चलना है, उसके लिए मानव की कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता उसके पास में।
अब आगे लिखा है कि मानव में पाई जाने वाली स्वतंत्रता की तृषा का तृप्त हो जाना ही मानव जीवन में दृष्टा पद प्रतिष्ठा और जागृति है ना। तो अब ये जो मानव में जो स्वतंत्रता की तृषा है, ये उसके ज्ञानावस्था के में होने के कारण है, और इसका तृप्त हो जाना यही मानव में दृष्टापद प्रतिष्ठा। दृष्टापद प्रतिष्ठा किसको कह रहे हैं? अनुभव संपन्नता को दृष्टापद प्रतिष्ठा कह रहे हैं। जब जो कुछ भी देखने को है वो सब कुछ देखने में आ जाए, यानी जो कुछ भी समझने में को है वो हमको समझ में आ जाए, उसको हम कह रहे हैं दृष्टापद प्रतिष्ठा। और जागृति किसको कह रहे हैं? ये सब समझ लेने के बाद वो हमारे जीने में भी आ जाए, तो जीने में आ जाने को जागृति कह रहे हैं। और दृष्टापद प्रतिष्ठा कह रहे हैं देखने में आ जाने को, समझ में आ जाने को दृष्टापद प्रतिष्ठा कह रहे हैं। तो मानव जीवन में ही जागृति का क्रम है। स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप ही सतर्कता एवं सजगता है ना। जो मानवीयतापूर्ण समाज, सामाजिकता, आचरण, संस्कृति, विधि, व्यवस्था और शिक्षा है। तो सतर्कता और सजगता की अपन परिभाषाएं देखें तो सतर्कता जो है तर्क संगत विधि से समाधान प्रमाण होने को कहा है, और सजगता जो है वो आचरण पूर्णता या पूर्ण जागृति या जागृति सहज प्रमाण वर्तमान परंपरा को कहा है ना। तो जब दृष्टापद प्रतिष्ठा होने के बाद में, यानी अनुभव संपन्नता होने के बाद में तर्क संगत विधि से समाधान को प्रमाणित करने की जो स्थिति बनती है उसको हम कह रहे हैं सतर्कता। और ये तर्क संगत विधि से समाधान की स्थिति जो स्वयं में बनी, इसको जब ये जीने में ले आए, परंपरा स्वरूप में ले आए, तो उसको हम कह रहे हैं सजगता का प्रमाण हुआ। तो सतर्कता और सजगता है ना, यही स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष रूप है। और इसका जो मैनिफेस्टेड फॉर्म होगा वो किस रूप में होगा? मानवीयता पूर्ण समाज, सामाजिकता, आचरण, संस्कृति, विधि, व्यवस्था और शिक्षा है ना। इन सब शब्दों के बारे में हम काफी कुछ परिचित हुए हैं, है ना। इनके बारे में और समय समय पर आवश्यकता अनुसार हम आगे और इसकी व्याख्या करेंगे। ये सभी पूरक तथ्य हैं। इन सभी पूरक तथ्यों का एक ही सुदृढ़ आधार है, वो है मानवीयता। मानवीयता पूर्ण जीवन में ही मानव के विचार, व्यवहार और अनुभूति में एकात्मता सिद्ध होता है ना। तो हम इस बारे में बात किए थे कि मानवीयता पूर्ण जीवन जो है ना, उसके मानव के जीवन के चार आयामों के बारे में हमने चर्चा की थी। अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, है ना। तो व्यवसाय तो जो होगा वो शरीर और, अच्छा थोड़ा आवाज बढ़ा पाए तो भैया इससे ज़्यादा नहीं होगा, आपको ईयरफोन यूज़ करना होगा, है ना। तो तो मानवीयता पूर्ण जीवन में ही विचार, व्यवहार और अनुभूति में एकात्मता सिद्ध होता है। तो व्यवसाय वाला जो आयाम है वो एक्चुअली जो है वो शरीर और शरीर के बाहर रहेगा, और जीवन में एकात्मता किस रूप में होगी? विचार, व्यवहार और अनुभूति में, वो मानवीयतापूर्ण जीवन में होगी। अनुभूति के विपरीत विचार, व्यवहार एवं उत्पादन होना ही अनेकता है ना। तो अनेकता का क्या कारण होगा? ये जो चार आयाम हैं, अनुभव, विचार, व्यवहार और उत्पादन, अगर उनमें अनुभव नहीं रहता है तो फिर इनमें वेरिएशन रहेगा, यानी विचार परस्पर पूरक नहीं होंगे, व्यवहार के अंदर विरोध रहेगा, और उत्पादन जो है वो शोषण के साथ में होगा, है ना। तो इसी कारण से अनेकता रहेगी। आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक वस्तु विनिमय एवं व्यवस्था, मूल्यों का निर्वाह पूर्वक व्यवहार एवं विधि, कुशलता, निपुणता एवं पांडित्यपूर्ण विचार तथा मूल्य त्रय के अनुभव की निरंतरता से जीवन चरितार्थ होता है। यही जीवन में समाधान है। ठीक है, ये अपने आप में स्पष्ट है कि ये जो चारों आयाम हैं उनके अंदर सफलता का क्या स्वरूप है ना। तो व्यवसाय में सफलता का क्या स्वरूप है? आवश्यकता से अधिक उत्पादन पूर्वक विनिमय और व्यवस्था, है ना। तो ये व्यवसाय आयाम की सफलता का स्वरूप है।
व्यवहार आयाम की सफलता का क्या स्वरूप है? मूल्यों का निर्वाह पूर्वक व्यवहार एवं विधि, है ना। और फिर उसके बाद में अनुभव विचार और अनुभव विचार आयाम का क्या पूर्णता है? कुशलता, निपुणता और पांडित्य पूर्ण विचार हो, है ना। तो यानी जो भी हमें सीखने को, समझने को और करने के लिए जो विचार आवश्यक है वो कुशलता, निपुणता और पांडित्य के रूप में है, उस रूप में विचार की पूर्णता है। और मूल्य त्रय में अनुभव की निरंतर, तो अनुभव क्या आएगा? ये जो मूल्यों के अनुभव के रूप में उसकी निरंतरता से जीवन चरितार्थ होता है। यही जीवन में समाधान है, यही मानवीयतापूर्ण जीवन जागृति सहज प्रमाण है। समस्या मानव का अभीष्ट नहीं है या उपलब्धि नहीं है, मतलब मानव का डेस्टिनी जो है या उसका जो डिजायर्ड आउटकम है समस्या नहीं है। समस्या ही मनुष्य का आद्यांत, समाधान ही मनुष्य का आद्यांत इष्ट, अभीष्ट एवं उपलब्धि है ना। तो ये बहुत ही स्पष्ट हो गया कि हमें पहुंचना वास्तव में कहाँ है ना, समाधान की स्थिति में पहुंचना है, जो कि मानव का या मानव जाति का आद्यांत मतलब आदि से अंत तक है ना, इष्ट, अभीष्ट और उपलब्धि है। यह केवल चारों आयामों 10 सोपानीय परिवार सभा व्यवस्था की एक सूत्रता है, जिसके लिए अनवरत अभ्यास है ना। तो उसके साथ में ठीक है, तो इस पर आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। सतर्कता एवं सजगता पर्यंत उदय क्रम है, अर्थात अनुमान का अभाव नहीं है। तो मानव में उदय कैसे होगा? मतलब उदय का मतलब नई चीज का आना, है ना। तो कैसे उदय होगा? जो अभी है उससे आगे के बारे में सोच पाना, है ना, क्योंकि जो कुछ भी करेगा उसके लिए कुछ आगे का कुछ विचार होगा, और विचार के लिए विचार के साथ उसका एक अनुमान बनेगा, है ना। तो अनुमान पूर्वक ही उदय होगा, आगे के लिए उदय होगा, है ना। तो सतर्कता एवं सजगता पर्यंत मतलब सतर्कता और सजगता के प्रमाणित होने तक, है ना। तो सतर्कता और सजगता के बारे में हम लोग पिछले पैराग्राफ में बात किए थे। तो सजगता जो है वो आचरण पूर्णता या मानवीयता पूर्ण परंपरा की बात है, और सतर्कता जो है वो विचार में तर्क संगत विधि से समाधान को स्थापित होने की बात है। तो सतर्कता और सजगता टुगेदर, है ना, ये दोनों साथ साथ होने की, इसकी परंपरा होने तक उदय का क्रम है ना। यानी कि मानव में आगे की ओर गति है, जागृति का क्रम है, और अनुमान का अभाव नहीं है, मतलब और अनुमान होता ही रहेगा, है ना, आगे का अनुमान बनता ही रहेगा। अब अनुमान क्या है इसके बारे में आगे थोड़ी चर्चा है। अनुमान ही अनुगमन, आचरण, अनुसंधान, प्रयोग, उत्पादन एवं व्यवहार की प्रवृत्ति है ना। तो अनुगमन क्या होता है? स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण की ओर गति, है ना। तो अध्ययन पूर्वक जो हम स्थूल जो चीजें हैं उससे सूक्ष्म की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से है जो कारण और महाकारण को समझते हैं, यही अनुमान है। और उसके बारे में एक पहले दर्शन में आ चुका है कि अनुमान जो है ये दो तरीके से हो सकता है ना, साधार अनुमान और निराधार अनुमान। तो साधार अनुमान जो होता है वो एक अनुभव मूलक जो प्रस्तुति है उसके आधार पर अनुमान रहता है, और जो निराधार अनुमान होता है वो एक प्रकार से एक हाइपोथेसिस होती है। तो हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो एक हाइपोथेसिस उस तरीके से नहीं है, क्योंकि ये एक प्रमाण के साथ में हम उसके ऊपर अनुमान कर रहे हैं। तो परंपरा में स्वयं को पाते हुए हम जो चीज प्रमाणित है उसके ऊपर अपना अनुमान लगा रहे हैं, है ना। तो जो चीज अनुभव को प्राप्त हो चुकी है, जो चीज सत्यापित हो चुकी है, जो चीज जीने में ला चुकी है, जो जिसका आधार या रेफरेंस स्थापित हो चुका है, अब उस आधार के ऊपर हम अनुमान कर रहे हैं, है ना। तो ये एक
बहुत डिफरेंट है उस स्थिति से, जबकि कोई आधार नहीं है, हम केवल एक इमेजिन कर रहे हैं, है ना, हवा में कल्पना कर रहे हैं, और है ना, कि शायद ऐसा होता हो, है ना, शायद संपृक्तता होती हो, शायद व्यवस्था का स्वरूप होता हो, शायद न्याय होता हो। ये अनुमान शायद वाला अनुमान नहीं है ना, ये अनुमान है जो चीज प्रमाणित हुई है, होती है, उसके आधार के ऊपर अनुमान है ना। तो इसकी क्वालिटी जो है वो एक्सपेरिमेंट वाली नहीं है। तो अनुमान ही अनुगमन, आचरण, अनुसंधान, प्रयोग, उत्पादन और व्यवहार की प्रवृत्ति है। तो अनुसंधान जो है वो उसमें एक प्रकार से रहता है कि आपके पास आधार नहीं रहता है ना, आपको कुछ नया खोजना होता है। जबकि अनुगमन में आपके पास में एक आधार रहता है, उसके साथ में अनुमान होता है। तो अनुसंधान में भी अनुमान का प्रयोग है और अनुगमन में भी अनुमान का प्रयोग है, लेकिन दोनों की क्वालिटी के अंदर डिफरेंस है, दोनों के तरीके के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, आगे इसमें लिखा अनुमान ही अग्रिम गति का प्रेरणा स्रोत है ना। तो जो हमारी स्थिति है उससे अग्रिम गति का इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत है, मतलब आगे के लिए उसकी प्रेरणा स्रोत है ना। आदमी कैसे बढ़ता है आगे, या मानव के इतिहास में मानव अभी तक जो बढ़ा है वो कैसे आगे पहुंचा है, वो अनुमान पूर्वक ही बढ़ा है। अनुक्रम पूर्वक प्रमाणित करने के लिए प्रयासोदय ही अनुमान है ना। ये हमारे पास में देखिए, ये अब ये हुआ, ये अब जब आपके पास में एक प्रस्ताव आ गया जो कुछ प्रमाणित हो गया, तब अनुक्रम पूर्वक प्रमाणित करने के लिए प्रयासोदय ही अनुमान है। तो जिस विधि से हम चल रहे हैं वो अनुक्रम पूर्वक प्रमाणित करने के लिए। तो एक बार बाबा जी ने इस बात को ऐसे रखा था कि देखिए अब हमको प्रयोग विधि से नहीं चलना है ना, अब हमको पद्धति पे चलना है ना। प्रयोग में क्या है, हम कुछ कुछ करके देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं असफल होते हैं, फिर उसके बाद में कुछ करते हैं, तो वो वैसे नहीं चलना है। जबकि अनुभवगामी जो है वो एक, उसको एक पद्धति कहा है, उसको एक प्रयोग नहीं कहा है ना। अनुभवगामी जो है विधि जो बाबा जी ने लिखा है उसको एक पद्धति का है। पद्धति मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, और वर्सेस एक एक्सपेरिमेंट वाला प्रोसेस कि हम है ना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं होता है कि नहीं, है ना, देखते हैं साक्षात्कार होता है कि, देखते हैं कि अनुभव होता है कि, देखते हैं कि व्यवस्था होती है। ऐसा ये प्रयोग वाला कार्यक्रम नहीं है, ये एक पद्धति है, स्टेप बाय स्टेप चलने की बात है। ठीक है, अब इसके बाद में लिखा है आनुषंगिक क्रम ही अनुक्रम है। आनुषंगिक क्रम मतलब किसी के अनुसार चलना है ना, संस्कार के अनुषंगिक क्रम, आनुषंगिक क्रम ही अनुक्रम है। आनुषंगिक क्रम सुदूर इतिहास से संबद्ध और विकास और जागृति से संबद्ध पाया जाता है। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है, जो आनुषंगिक क्रम मतलब हमारे, हम जिस जगह पर हैं है ना, वहाँ कैसे पहुँचे है ना, ये हमको स्पष्ट होना होगा। तो सुदूर इतिहास से इसको संबद्ध होना होगा। तो इसलिए जैसे हम समाधानात्मक भौतिकवाद में आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर मानव का इतिहास अध्याय 2 के अंदर स्पष्ट किया गया है कि सुदूर इतिहास में आज मानव कहाँ यहाँ तक पहुँचा, उसकी हिस्ट्री क्या है। उसी स्थिति में हमको भी अपने इतिहास के साथ में संबद्ध होना होगा। वी नीड टू हैव द पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री, है ना, पूरा हिस्ट्री का हमारे पास में पर्सपेक्टिव होना होगा। और फिर उसके बाद विकास और जागृति से भी संबद्ध होना होगा, मतलब आगे कहाँ पहुँचना है और कहाँ हम कैसे हम यहाँ तक आ गए। तो इतिहास का भी पर्सपेक्टिव होना होगा और लक्ष्य का भी पर्सपेक्टिव होना, तभी हम उसको कहेंगे ये आनुषंगिक क्रम है ना। आनुषंगिक क्रम जो है वो केवल रेट्रोस्पेक्ट नहीं है, मतलब पीछे देख के उसकी कड़ियों को बैठाना ही काफी नहीं है, पीछे की कड़ियों को भी बैठाना है और आगे की कड़ियों को भी बैठाना है, तब जाके उसको कहेंगे आनुषंगिक क्रम। इसलिए प्रत्येक प्रमाणीकरण जागृति की श्रृंखला में ही सिद्ध होता है,
ऐसी प्रामाणिकता प्रमाण त्रय के रूप में मानव जीवन में चरितार्थ होती है ना। तो ये जो प्रमाणीकरण, ये अब इसको है ना, अगर हम इसको विकास और जागृति की श्रृंखला में सजा देते हैं और सारे इतिहास को एक क्रमिक रूप में देख पाते हैं, तब हम इसको एक श्रृंखला के प्रमाण, जागृति की श्रृंखला के रूप में मानव की गति को देख पाएंगे। यानी मानव की फिर उसके बाद में जब से मानव का प्रकटन हुआ तब से उसकी जागृत परंपरा तक के रूप में स्थापित हो जाना, यानी कि दिव्य मानवीयता की परंपरा हो जाना, यानी आचरण पूर्णता की परंपरा हो जाना तक को हम एक जागृति क्रम के रूप में पहचान पाएंगे, है ना। तो ये हम इस बारे में बात करें। तो अब यहाँ पे प्रमाण त्रय एक शब्द का प्रयोग आया, तो प्रमाण त्रय किसको कह रहे हैं? तीन प्रमाणों को यहाँ पे बात करी है। तो मानव को ही प्रमाण का आधार बताया है। इसमें पहला प्रमाण है अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण, दूसरा है व्यवहार प्रमाण और तीसरा है प्रयोग प्रमाण। ये तीनों प्रमाण जो है वो मानव ही उस प्रमाण का आधार होगा, और मानव को यहाँ पर एक मानव और मानव जाति, इन दोनों के रूप, संयुक्त रूप में पहचाना गया है। तो ये प्रमाण को एक मानव भी प्रमाण के रूप में होगा, है ना। एक मानव ही स्वयं को अनुभव प्रमाण के रूप में सत्यापित करेगा, व्यवहार प्रमाण के रूप में सत्यापित करेगा, प्रयोग प्रमाण के रूप में सत्यापित करेगा, और साथ में ये उसका एक कलेक्टिव रूप में भी स्थापित होगा। तो कलेक्टिव रूप में हम इस बारे में बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पे कोई वेग कलेक्टिव के बारे में बात नहीं हो रही है ना। कभी कभी हमारे प्रस्तुति से हम ऐसा आशय चला जाता है कि हम मानव को छोड़ देते हैं तो इंडिविजुअल को हम छोड़ ही देते हैं, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं अनुभव प्रमाण के लिए व्यक्ति अपने अनुभव होने का सत्यापन करेगा, है ना। और साथ में जब वो परंपरा के रूप में होगा तब उसका सत्यापन जो है वो विधि के रूप में होगा, है ना। व्यवहार प्रमाण के रूप में व्यक्ति अपने व्यवहार में न्याय करने का सत्यापन करेगा, है ना। साथ में प्रमाण के रूप में, सभ्यता के रूप में, मतलब कलेक्टिव रूप में, सभ्यता के रूप में, वो संस्कृति और सभ्यता के रूप में व्यवहार प्रमाण आपको मिलेगा। उसी तरीके से एक व्यक्ति जो है, जो प्रयोग प्रमाण को अपने उत्पादन के रूप में स्पष्ट करेगा। अब कलेक्टिव रूप में जब है, अलग अलग लोग अलग अलग कार्य के रूप में करेंगे, ये व्यवस्था के रूप में प्रमाण हमको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इसमें इंडिविजुअल को भी पकड़ा हुआ है और कलेक्टिव को भी पकड़ा हुआ है। कलेक्टिव को किस रूप में पकड़ा हुआ है? सोपानवत पकड़ा हुआ है, मतलब एक मोनोलिथ रूप में। एक कलेक्टिव को, मानव जाति को एक बड़े गुच्छे के रूप में नहीं देखा है, उसको एक सोपानवत देखा है। आगे इन्हीं अग्रिम अध्यायों में इसके बारे में थोड़ी और चर्चा होगी, तब उसको संदर्भ के साथ में और हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रमाणीकरण जागृति की श्रृंखला में ही सिद्ध होता है, और ऐसी प्रामाणिकता प्रमाण त्रय के रूप में मानव जीवन में चरितार्थ होती है। विकास क्रम और जागृति क्रम ही आद्यांत क्रम है ना, ठीक है। तो क्रम किस रूप में होगा? विकास क्रम और जागृति क्रम। जागृति पूर्णता तक अनुगमन के अनंतर पुनः अनुगमन के लिए उदय, अनुस्यूत होना पाया जाता है, ठीक है। तो जागृति पूर्णता हम किसको कह रहे हैं? दिव्य मानवीयता की परंपरा। और वहां तक अनुगमन, है ना, यानी स्थूल से सूक्ष्म और कारण की ओर गति, यानी के बाद पुनः अनुगमन के लिए निरंतरता, यानी कि एक परंपरा के रूप में वो स्थापित हो जाता है ना। तो जो हम एक व्यक्ति और हर अनेक व्यक्ति इस प्रकार से जो अनुगमन करते हैं, वो उस स्थिति को पाने के बाद में वो पुनः वो एक चक्रीयता के रूप में, संस्कार के रूप में स्थापित हो जाता है, जो कि संस्कार परंपरा के रूप में स्थापित हो जाता है। अनुस्यूत का मतलब होता है निरंतर होना। यही उदय के अनंतर उदय ही जागृति की गरिमा, महिमा और सिद्धि है। तो जागृति जो है वो एक फ्लैश इन द पैन वाली बात नहीं है ना। मतलब किसी व्यक्ति में कोई जागृति हुई, अनुभव संपन्नता हुई, तो इसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गया, है ना। वो उसकी निरंतरता किस रूप में हो गई? उसकी परंपरा बन गई। उस पूर्णता की स्थिति की निरंतरता जो है परंपरा के रूप में बन जाती,
है ना, वही उसकी गरिमा, उसके उसका उसकी डिग्निटी और उसका उसका ग्रैंडियर उसी रूप में है, वही उसका एकम्प्लिशमेंट या सिद्धि है। तो जागृति क्रम ही जागृतिशीलता पूर्वक प्रस्फुटित अवस्था एवं स्थिति है। तो जागृति क्रम ही जागृतिशीलता पूर्वक प्रस्फुटित अवस्था एवं स्थिति है, यही समाधानिक स्थिति है ना। तो तो जागृतिशीलता मतलब अध्ययन अभ्यास के क्रम पूर्वक, है ना। तो ये इससे 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 जो अग्रिम स्थिति बनती है उसको जागृत स्थिति कह रहे हैं, और वही समाधानित स्थिति है। मानव समस्या में से के लिए जीना नहीं चाहता है ना। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अमानवीयता जागृति की श्रृंखला में मानव जीवन के कार्यक्रम के स्तर पर उपादेय सिद्ध नहीं हुई है या स्वीकृत नहीं हुई है ना। तो मानव क्योंकि समस्या के में से के लिए जीना नहीं चाहता है, इसलिए अमानवीयता के रूप में जो वो जाता है, अमानवीयता के रूप में जो वो जीता है, वो जागृति की श्रृंखला में वो मानव के कार्यक्रम के लिए उपादेय मतलब प्रयोजनशील सिद्ध नहीं हुई है, स्वीकृत नहीं हुई। मानव इस स्थिति में जो रह रहा है, उस स्थिति में उसको वो स्वयं को वो ये बात स्वीकृत नहीं है। यह आकलन मानवीयता में संक्रमित होने के लिए भी प्रवृत्ति है ना। तो अब ये जो असेसमेंट होता है कि हमको स्वयं को स्वीकार नहीं होता है कि हम किस जगह पर पहुंच गए हैं, हमारी क्या स्थिति है, इसका जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो अपने आप के प्रति ग्लानि होती है, अपने आप के प्रति लगता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमको कुछ और सोचने की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत है। हमको एक मानवीयता में संक्रमित होने के लिए प्रवृत्ति है। मानवीयता में ही जीवन एवं जीवन जागृति सहज कार्यक्रम विश्लेषित, व्यवहृत एवं चरितार्थ होता है ना। तो मानवीयता में ही जीवन और जीवन जागृति सहज कार्यक्रम विश्लेषित, व्यवहृत और चरितार्थ, है ना। तीन स्थितियां बनी, पहले विचार में रहेगा, फिर व्यवहार में, और फिर सफलता की जगह में जाएगा, है ना। विचार में विश्लेषित होगा, फिर व्यवहार में आएगा, और फिर चरितार्थ मतलब फिर सफल होगा। समर संभावना पर्यंत, समर मतलब वॉर, जब तक वॉर एक पॉसिबिलिटी रहती है, समर संभावना पर्यंत मानव सामाजिकता का सत्यापक नहीं है ना। अगर मान लो अभी भी एक वॉर की पॉसिबिलिटी है, तो मानव जो है वो सामाजिकता का सत्यापन नहीं कर सकता, है ना। देखिए, ये भी एक विडंबना है कि जैसे बराक ओबामा को जब नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा था, तब उसने इस बात का घोषणा किया था कि देखिए, हमारे जीते जी इस धरती के ऊपर युद्ध समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। और जिस समय उसको नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा था, तब उस समय अमेरिका 2 जगह पर युद्ध में गंभीर रूप से इन्वॉल्व था, है ना। तो जिस हम जो है युद्ध भी करते हैं, वो शांति के नाम से करते हैं और शांति का पुरस्कार करते हैं। ऐसी हमारी स्थिति बेसिकली बन गई, है ना। तो यहाँ पर जो बाबा जी कह रहे हैं कि जब तक समर की संभावना है, यानी जब तक युद्ध की संभावना है, मानव सामाजिकता का सत्यापन नहीं कर सकता, है ना। कि भाई हम सामाजिकता को प्राप्त कर लिए, परंपरा के रूप में हम एक सभ्य लोग हो गए, ये बात का सत्यापन नहीं कर सकता है। इसी लाजवश, यानी ये इस बात की हमको शर्म आनी चाहिए, इस लाजवश पुनः समर विहीन राज्य प्रबुद्धता पूर्ण प्रभुता से संपन्न होने के लिए प्रयास है ना। तो ये इसीलिए जो है पुनः जो है आदमी जो प्रयास करता है कि युद्ध विहीन राज्य और प्रबुद्धता पूर्ण प्रभुता, है ना। यानी कि रहस्यपूर्ण प्रभुता के स्थान पर प्रबुद्धता पूर्ण प्रभुता, रहस्यमयी ईश्वर के नाम पर हम संविधान चलाते हैं, न्यायालय चलाते हैं, है ना। कि पुस्तक के ऊपर हाथ रख के सच बोलने की कसम खाते हैं, है ना। और
उस विधि का पालन करने के लिए ईश्वर का नाम लेते हैं, जबकि ईश्वर स्वयं रहस्य में रहा है, तो उसके स्थान पर प्रबुद्धता पूर्ण प्रभुता से संपन्न होने के लिए यह प्रयास है। यह प्रयास वर्ग विहीन, विविध जाति विहीन तथा युद्ध विहीन प्रस्ताव है ना। तो ये जो प्रयास किस प्रकार है, वर्ग विहीन यानी क्लासलेस सोसाइटी की यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार के वर्गों से विहीन, है ना, चाहे वो पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग हो, चाहे वो अमीर और गरीब का वर्ग हो, चाहे वो जातियों के वर्ग हो, चाहे वो शहरी और ग्रामीण वर्ग हो, तो किसी या फिर अलग अलग भाषाओं के वर्ग हों, ये वर्ग विहीन समाज का एक विजन देता है। विविध जाति विहीन और युद्ध विहीनता का प्रस्ताव, मतलब ये जो ये प्रस्ताव है मानवीयता का, ये वर्ग विहीन, जाति विहीन और युद्ध विहीन प्रस्ताव है, जो प्रबुद्धता पूर्ण संप्रभुता सिद्धि, है ना, अर्थात पूर्णता से संपन्न जीवन संहिता को कर्तलगत और एवं सामान्यीकरण करते रहेगा। कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है ना, कि ये जो प्रस्ताव है ये प्रबुद्धता पूर्ण संप्रभुता सिद्धि के लिए है ना। तो संप्रभुता जो है वो किसी ईश्वर के नाम के ऊपर नहीं मांगी जा रही है ना, मानव के समझदारी पूर्वक संप्रभुता की बात यहाँ पर की जा रही है। रहस्यमयी ईश्वर के नाम पर संप्रभुता की बात नहीं करी जा रही। सोवरेनिटी जो है वो किसी रहस्य के ऊपर नहीं टिकाई जा रही है ना। और पूर्णता से संपन्न जीवन संहिता को कर्तलगत करना और सामान्यीकरण करना, है ना। तो इसको भी आवेश से मुक्त करना है ना, कि एक तो इसको अपने को अटेन हो जाए और साथ में ये इतना हो कि ये सामान्यीकृत हो जाए, कि हर एक व्यक्ति जो है उसको सहज रूप में करे, है ना। मतलब इसके लिए उसको कुछ विशेष बनने के लिए, हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है, सहज रूप में वो मानवीयता को प्रमाणित करे, है ना। इस रूप में मतलब कोई भी अकम्प्लिशमेंट हो, उसकी सक्सेस तभी है जब वो ऑलमोस्ट है ना पार्ट ऑफ लाइफ हो जाए। जैसे आप देखें कि इतने सारे लोगों को ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक के रूल्स को एक प्रकार से मानते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो हम हर बार ये नहीं सोचते कि लेफ्ट में चलना है कि राइट में चलना है ना। इट्स लाइक हमारा इनग्रेन्ड हो गया है कि हाँ इस तरीके से लेफ्ट में ही चलाना है, और इस प्रकार से अगर रेड लाइट है तो रुकना है, ये एक प्रकार से हमारे अंदर हो गया। तो एक सफल टेक्नोलॉजी या सफल ज्ञान जो है वो वही है जो सामान्यीकृत हो जाए, मतलब ये बिकम्स कंप्लीटली इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब वो एक प्रकार से हम उसको वो इतना सहज हो जाए कि उसके बारे में अलग से बात करने की आवश्यकता नहीं बचती है ना, कि वो एक हमारा सहज रूप से वो परंपरा के अंदर घुल मिल जाता है, उस रूप में वो सामान्यीकृत हो जाता है। तो अखंड सामाजिकता का उदय होना ही अध्ययन में पूर्णता, व्यवस्था पद्धति में दृढ़ता, व्यक्ति में आचरण पूर्णता और समाज में अभयता है। यही सर्वमंगल कार्यक्रम एवं शुभ है। ठीक है, तो अखंड सामाजिकता का उदय होना, अखंड सामाजिकता कैसे होगी, जब अखंड सामाजिकता कैसे होगी, है ना, जब तक जो है सही में हम एक नहीं होंगे, है ना, अनुभव में हम एक नहीं होंगे, अखंडता को पाना संभव नहीं है। तो अखंड सामाजिकता का उदय होना ये अध्ययन में पूर्णता, व्यवस्था पद्धति में दृढ़ता, है ना। तो अध्ययन में पूर्णता मतलब सही हमको समझ में आ जाए, क्योंकि सही में ही हम एक होंगे, तभी अखंड सामाजिकता होगी। और फिर दूसरा व्यवस्था पद्धति में दृढ़ता, मतलब इस प्रकार से जो हम किस प्रकार कैसे व्यवस्था में रहना है उन पद्धतियों में दृढ़ता, मतलब वो उनके बारे में हमारा संकल्प स्वरूप हो जाए कि हमें ऐसा ही जीना है, उसी प्रकार से हमको रहना है। और ये व्यक्ति में आचरण पूर्णता, है ना, वह व्यक्ति अपने मानवीयता पूर्ण आचरण में स्थिर हो और समाज में अभयता हो। यही सर्वमंगल कार्यक्रम और शुभ है। ठीक है, तो ये अपना अध्याय 25 इसमें पूरा हुआ। आगे इसमें बढ़ते हैं अध्याय 26 को।
अध्याय 26 है, मानव में संचेतनशीलता ही संस्कार एवं जागृति संपन्नता सहज आधार एवं प्रमाण है। तो संचेतनशीलता का क्या मतलब होता है कि मानव में जो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है, इसके संयुक्त रूप में संचेतनशीलता है ना। यही संस्कार और जागृति संपन्नता सहज आधार और प्रमाण, मतलब ये आधार भी है और प्रमाण भी है। इसके आगे और पढ़ते हैं। जो संचेतनशीलता है यही व्यक्तित्व और प्रतिभा को प्रकट करती है ना। तो प्रतिभा को हम किस प्रकार पहचानते हैं और व्यक्तित्व को किस प्रकार से पहचानते हैं, इसके बारे में हम आगे बेसिकली चर्चा इसमें करेंगे। सतर्कता सहित सजगता ही प्रतिभा और सजगता ही व्यक्तित्व का प्रधान परिचय है, जिसके लिए निपुणता, कुशलता एवं पांडित्य है ना। तो ये वाली लाइन अपने आप में स्पष्ट है कि सतर्कता सहित सजगता, सतर्कता और सजगता की परिभाषा पिछले अध्याय में 2-3 बार अपन बात किए थे, है ना। तर्कपूर्ण समाधान, है ना, तर्क संगत विधि से समाधान प्रमाण होना, इसको सतर्कता कहे थे। और आचरण पूर्णता या पूर्ण जागृति को, जागृति सहज प्रमाण की परंपरा को सजगता की कहे थे। तो यही प्रतिभा है, इन दोनों का होना ही प्रतिभा है और यही व्यक्तित्व का प्रधान परिचय है, जिसके लिए निपुणता, कुशलता और पांडित्य। निपुणता क्या है? कुछ करने के रूप में निपुणता है, कुछ स्किल्स के रूप में। कुशलता जो है वो उसमें कला को स्थापित करने के साथ में है और साथ में व्यवहार से भी कुशलता जुड़ती है। पांडित्य जो है वो ज्ञान से जुड़ा होता है। तो निपुणता, कुशलता और पांडित्य है, यही प्रतिभा के रूप में प्रमाण सिद्ध होता है ना। तात्रय यानी मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता में किए जाने वाले आहार, विहार एवं व्यवहार के रूप में व्यक्तित्व प्रमाणित होता है। मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता में किए जाने वाले आहार, विहार और व्यवहार के रूप में व्यक्तित्व प्रमाणित होता है ना। व्यक्तित्व किस रूप में, जागृत व्यक्तित्व किस रूप में होगा? जागृत आहार, जागृत विहार और जागृत व्यवहार। प्रतिभा में से निपुणता और कुशलता का परिचय जो है वो उत्पादन में होता है ना। और व्यक्तित्व का परिचय व्यवहार में स्पष्ट होता है। बढ़िया। तन मन धनात्मक अर्थ के सदुपयोग की सजगता और उसके संरक्षण में सतर्कता है। बढ़िया। तो हमने सदुपयोग और सुरक्षा के बारे में, राज्य और धर्म के बारे में बात की थी, धर्म नीति के बारे में। तो धर्म नीति जो है वो तन मन धन के सदुपयोग से संबंधित है और तन मन धन के संरक्षण से राज्य नीति संबंधित है। तो राज्य नीति जो है वो सतर्कता से संबंधित है और धर्म नीति जो है वो सजगता से संबंधित है। सतर्कता व सजगता प्रतिभा एवं व्यक्तित्व का संयुक्त रूप ही मानव जीवन है। मानव जीवन से यहाँ आशय मानव का जीना है ना। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व का संयुक्त रूप ही मानव का जीना है या जागृत मानव का जीना है। यही प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता, योग्यता, पात्रता के रूप में द्रष्टव्य है, जो वहन, प्रकटन एवं ग्रहण क्रिया है ना। क्षमता जो है वो वहन क्रिया है, योग्यता जो है वो प्रकटन या प्रकाशन क्रिया है और पात्रता जो है वो ग्रहण क्रिया है। प्रतिभा के नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है ना। तो अब प्रतिभा को आप डिप्लॉय करोगे, मतलब आपका जो निपुणता, कुशलता, पांडित्य है उसको आप यूज करोगे, तो उपयोगिता, स्वयं की उपयोगिता और वस्तु की उपयोगिता और कलात्मकता का भी प्रकाशन जो है उससे सिद्ध होता है। यही सतर्कता है ना। यही नियोजन में उपयोगिता एवं कला सिद्ध होती है, यही सतर्कता है। ये लाइन दोबारा आ गई, यही सतर्कता है। यही व्यवहार विषमता का भी उन्मूलन करती है ना। तो जो भी बिहेवियरल डिस्कॉर्ड्स हैं, यानी व्यवहार में जो विरोध की स्थिति है, उसका भी वो उन्मूलन यानी जड़ से उखाड़ देती है।
फलतः अभयता सिद्ध होती है ना। व्यवहार में विषमता का उन्मूलन हो गया तो फिर परस्पर भय से भी मुक्ति हो जाती है, तो वो अभयता सिद्ध होती है। क्योंकि मानव को जो भय है वो दूसरे मानव अमानवीयता कर देगा, उसका भय सबसे ज्यादा उसको सताता है। तो जब व्यवहार में विषमता का उन्मूलन हो जाता है, जब जिनके साथ में हम रहते हैं, है ना, जिनके साथ में हम जीते हैं, उनके प्रति हमारा विश्वास सिद्ध हो जाता है, तो फिर अभयता सिद्ध होती है। अनुभव मूलक आचरण में ही सजगता सिद्ध होती है, जो अर्थ के सदुपयोग के रूप में स्पष्ट होती है। यही सहस्तित्व को सिद्ध करती है। बढ़िया, आगे पढ़ेंगे। जागृत संचेतना ही प्रतिभा, प्रतिभा ही सतर्कता एवं सजगता, सतर्कता एवं सजगता ही जीवन, जीवन ही जागृति, जागृति ही व्यक्तित्व, व्यक्तित्व ही आचरण, आचरण ही संचेतना है ना। तो इसको इसको क्रम से पढ़ेंगे। तो जागृत संचेतना यानी जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, है ना। जागृत मानव का स्वरूप ही प्रतिभा है, और ये प्रतिभा किस रूप में होगी? सतर्कता और सजगता के रूप में, एज हम लोगों ने पहले डिफाइन किया इसके बारे में। फिर सतर्कता और सजगता ही जीवन, यहाँ पे जीवन से आशय चैतन्यता का प्रमाण, है ना। चैतन्यता, कोई चीज कॉन्शियस है, उसका प्रमाण किस रूप में होगा? सतर्कता और सजगता को जो प्रमाणित करे, है ना। तो अभी हम जो मिनिमम स्वरूप में सब कोई चीज कॉन्शियस है, उसको उसी रूप में देखते हैं कि कोई वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, अपना नाम ले रहा है कि नहीं, है ना, सेंसेस को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, उसी रूप में हम चैतन्यता को सामान्य रूप से देखते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर लोग जो करते हैं, कॉन्शियसनेस है कि नहीं, उसमें केवल इतना भर उनके लिए रहता है कि आदमी जो है वो सांस ले रहा है कि नहीं, कुछ बोल रहे हैं तो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, इस रूप में रहता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जीवन का जो है वो उसका जो पूरा है वो सतर्कता और सजगता के साथ ही जीवन के होने का प्रमाण है ना। जीवन ही जागृति यानी चैतन्यता का प्रमाण ही जागृति, जागृति ही व्यक्तित्व, व्यक्तित्व ही आचरण, और आचरण ही संचेतना है। तो जहाँ से शुरू किए थे, इस प्रकार से बाबा जी का इस प्रकार से एक स्टाइल है प्रेजेंटेशन का, वो जहाँ से शुरू करते हैं वो वहाँ से उसको वापस जोड़ते हैं। उसका आशय है कि जो जागृति का जो स्वरूप होता है वो वर्तुलाकार होता है, यानी कि एक सर्कुलर होता है, यानी जिस स्वरूप में होता है उसकी परंपरा के स्वरूप में वो वापस स्थापित होता है ना। तो जो चीज होती है वो प्रकट होती है, उसके बाद उसका वो बीज बनाती है, और फिर उसके बाद में उसकी दोबारा से फल बन के बीज बनने का स्वरूप रहता है। तो जैसे ये पेड़ पौधों के अंदर बीज अनुषंगीयता के रूप में होता है, वैसे ही मानव में ये संस्कार अनुषंगीयता के रूप में होता है। तो फिर दर्शन में इसी कारण से हमको जो सूत्र मिलते हैं वो हमको एक सर्कुलर फॉर्म में मिलते हैं, जिसको बाबा जी कभी कभी मजाक में राउंड द विकेट भी बोलते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जागृत जीवन और शरीर के तंत्र में स्पंदन ही कंपनात्मक गति, कंपनात्मक गति ही संचेतना, और संचेतना ही कंपनात्मक गति है ना। कंपनात्मक गति से ये सूक्ष्म या चैतन्यता के प्रमाण के बारे में बात कर रहे हैं। तो जागृत जीवन और शरीर का तंत्र है ना, ये दोनों के संयोग, शरीर तंत्र में स्पंदन, इन दोनों के स्वरूप में जागृति प्रमाणित हो रही है ना। जीवन का जागृत होना और स्वस्थ शरीर में स्पंदन, इनके साथ में ही चैतन्यता का प्रमाण है। कंपनात्मक गति ही संचेतना, और संचेतना ही कंपनात्मक गति है। यही चैतन्य क्रिया की महिमा, गरिमा और विशेषता है ना। तो जब ये जीवन जागृत हो जाता है तो मानव की अभिव्यक्ति जो है वो जीवन मूलक हो जाती है ना। मानव जीवन में अभिव्यक्त होने वाले संपूर्ण आचरण तात्रय में द्रष्टव्य, तात्रय से मतलब मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता। तो प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय और व्यवहार में प्रकट होती है। यही उत्पादन की सीमा में उपयोगिता और कला मूल्य का मूल्यांकन एवं प्रस्थापन, और व्यवहार में
स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य का निर्वाह है ना। तो जो ये प्रतिभा जो है वो किस रूप में आएगी? एक तो जो उत्पादन में यूटिलिटी को यानी उपयोगिता को स्थापित करने और कला को स्थापित करने और उसका मूल्यांकन करने, प्रस्थापन मतलब स्थापित करना है ना, कुछ उसके अंदर वैल्यू स्थापित करना, और व्यवहार में जो है वो मूल्यों का, स्थापित मूल्यों और शिष्ट मूल्यों का निर्वाह होना, यही विचार में समाधान और अस्तित्व में अनुभूति है ना। तो ये उत्पादन में इस प्रकार से मूल्यांकन और उस मूल्यों का कला मूल्य का स्थापन और व्यवहार में स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य का निर्वाह, ये बिना विचार में समाधान और अस्तित्व में अनुभूति के बिना संभव नहीं है। अगला सूत्र है दर्शन क्षमता ही प्रतिभा है ना। प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय और व्यवहार के लिए प्रवृत्ति है। तो प्रतिभा, हमें इसको पहचानना होगा कि मूल में ये जो बुद्धि और आत्मा की क्रियाएं हैं है ना, वहीं पर हमें दर्शन क्षमता की बात हो रही है। दर्शन क्षमता और अनुभव की बात वहां पर हो रही है, वही प्रतिभा का मूल स्वरूप है ना। तो तीन आयाम में, तीन स्तर के ऊपर हम इस प्रकार से देख सकते हैं आज मानव के स्वरूप को। एक तो है आध्यात्मिकता, दूसरा व्यवहारिकता और तीसरा भौतिकता है ना। तो आध्यात्मिकता का जो स्तर है वो उसकी समझ और दर्शन क्षमता से संबद्ध है, जो कि उसकी प्रतिभा का मूल रूप है। और व्यवहारिकता जो है वो उसके संबंधों में निर्वाह का स्वरूप है, जो कि दर्शन क्षमता के आधार पर संबंधों की पहचान के आधार, संबंधों की पहचान और निर्वाह को हम व्यवहारिकता कह रहे हैं। और फिर उसके लिए जो है वो भौतिकता समर्पित होती है, जो कि शरीर को चलाते हुए शरीर के द्वारा उत्पादन और विनिमय कार्य के अंदर भागीदारी है ना। तो इस तरीके से ये तीन स्तर के ऊपर आदमी जो है जुड़ा होता है, आध्यात्मिकता, व्यवहारिकता और भौतिकता। तो दर्शन क्षमता ही प्रतिभा और प्रतिभा ही उत्पादन, विनिमय और व्यवहार के लिए प्रवृत्ति है। मतलब उसका जो उसके लिए जो बीज है वो दर्शन क्षमता ही है। आचरण ही मानव की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति ही प्रकटन, प्रकटन ही जागृति पूर्वक अस्तित्वशीलता, विचार विकास एवं जागृतिशीलता ही प्रकृति, प्रकृति ही जड़ चैतन्य क्रिया, जड़ चैतन्य क्रिया ही समग्र, समग्र ही अध्ययन, अध्ययन ही जागृति क्षमता एवं जागृति क्षमता ही दर्शन क्षमता। एक क्वेश्चन आया था कि विहार को थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए है ना। तो हम लोग व्यक्तित्व के तीन आयाम देखे थे, आहार, विहार और व्यवहार है ना। तो आहार तो स्पष्ट है ना, हमें क्या खाना है, कैसे खाना है ना, इससे संबंधित है। और विहार जो है वो हमारे लाइफस्टाइल से संबंधित है, हमारे किस प्रकार से व्यायाम करना है, कहाँ रहना है ना, कहाँ पर घूमना है, कहाँ किस प्रकार से करना है, ये हमारे को ये विहार से संबंधित है। ये रह तो मानव का बहुत सारा भाग जो है वो विहार से संबंधित है ना। रहन सहन से जिसको कहते हैं है ना, रहना सहना, रहन सहन, उसको विहार कह रहे हैं। और व्यवहार जो है वो संबंधों के साथ में रहता है ना। तो इसमें ये तीनों जो हैं वो आपस में जुड़ते ही हैं, मतलब जिनके साथ में हम व्यवहार करते हैं उनके साथ खाना पीना होता ही है, उनके साथ रहना भी होता ही है ना। लेकिन व्यवहार एक अपने आप में एक डिस्टिंक्ट चीज़ है, जहाँ पे न्याय की पहचान होती है, न्याय का निर्वाह होता है, कर्तव्य और दायित्व की बात रहती है। विहार जो है वो भौतिकता वाले पक्ष से ज़्यादा जुड़ा है व्यवहार की तुलना में। और आहार तो है उससे ज़्यादा और ज़्यादा भौतिकता से जुड़ा है ना। तो भौतिकता की उपेक्षा नहीं है, लेकिन ये तीन चरण हैं जिस रूप में मानव के व्यक्तित्व को पहचाना जाता है कि वो क्या खाता है, कैसे रहता है, कैसे व्यवहार करता है ना। तो उससे उसका व्यक्तित्व, उसकी जागृति का परिचय, किसी आदमी की जागृति का परिचय उसके व्यक्तित्व से ही होता है ना। तो प्रतिभा और व्यक्तित्व, ये दो चीज की हम बात करते हैं। तो प्रतिभा जो है वो उसकी
जागृति के मूल रूप को हम कह रहे हैं, है ना, कि उसकी जो समझ है उसको हम प्रतिभा कह रहे हैं, और जो व्यक्तित्व जो है वो उसके जीने के स्वरूप को कह रहे हैं, है ना। तो हमने कई बार वाक्य सुना होगा, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, मतलब हम जैसा समझे हैं वैसा हम जी रहे हैं कि नहीं, और जैसा हम जी रहे हैं उससे हमारी समझ इंगित हो रही है या नहीं, इन दोनों चीज़ों में संतुलन को बैठाना, है ना, यही सिद्धि, यही अभीष्ट सिद्धि के रूप में कहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो बात हुई थी, मेरे ख्याल से हो गया है ये वाला लाइन, है ना। ठीक है, तो ज्ञानावस्था की चैतन्य इकाई में प्रधान लक्षण दर्शन क्षमता ही है ना। तो इसका, तो ये वाला वाक्य अपने आप में काफ़ी स्पष्ट है कि ज्ञानावस्था की जो इकाई है उसका प्रधान लक्षण उसकी समझने की क्षमता ही है, वो समझ को वहन कर सकता है ना। जैसे जीव जानवर भी चैतन्य इकाई जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, लेकिन उनमें दर्शन क्षमता नहीं है ना। उसमें वंशानुषंगीयता का ही प्रमाण मिलता है, यानी कि जीवन जो है वो शरीर के संकेतों के अनुसार, वंश अनुरूप शरीर के संकेतों के अनुसार ही कार्य करता है। विचार का पक्ष जो है वो उसी अर्थ में काम करता है, बहुत ही सीमित अर्थ में विचार की उपयोगिता है। ठीक है, तो उसमें एक प्रकार से जीवों का कार्यकलाप यांत्रिक है, जबकि ज्ञानावस्था में जो ये दृष्टा वाली जो क्रियाएं हैं, है ना, देख सकने समझ सकने वाली जो क्रियाएं हैं, ये अपने आप में मौलिक हैं, जिससे वो ज्ञानावस्था के रूप में कहलाता है, जीवों से भिन्न कहलाता है। बढ़िया, तो मानव की मूल क्षमता और स्वत्व यही है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात कह रहे हैं कि मानव की मूल क्षमता, यानी कि मानव का व्हाट एक्चुअली डिफाइंस अ ह्यूमन बीइंग, है ना, वो यही है। और यही क्षमता जो है वो तात्रय को स्पष्ट करती है। मानव में जो दर्शन की जो क्षमता है वही उसकी मानवीयता, देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता को स्पष्ट करती है। यही स्व और पर मौलिकता की स्वीकृति ही संस्कार, संस्कार ही निश्चय, निश्चय ही संकल्प, संकल्प ही अनुगमन एवं अनुसरण, अनुगमन एवं अनुसरण ही अनुसंधान एवं संधान, अनुसंधान एवं संधान ही व्यवहार और उत्पादन, व्यवहार और समृद्धि ही अनुभूति व समाधान, अनुभूति और समाधान ही जीवन, जीवन ही अस्तित्व एवं परमानंद, अस्तित्व एवं परमानंद ही सतर्कता एवं सजगता, सतर्कता एवं सजगता ही पूर्ण जागृति, पूर्ण जागृति ही दर्शन क्षमता की परम अवधि है ना। तो यहाँ पे दो शब्दों आए, यहाँ पे निश्चय और संकल्प, इसमें का मतलब क्या है। तो इससे पहले पहला पहला फ्रेज देखते हैं, स्व और पर की मौलिकता की स्वीकृति ही संस्कार। तो संस्कार से क्या स्पष्ट हो रहा है कि मैं क्या हूँ और दूसरा क्या है, शरीर क्या है और जीवन क्या है ना। शरीर, जीवन के लिए शरीर पर है ना। फिर उसके बाद में स्वधन क्या है, परधन क्या है, स्वनारी क्या है, पर नारी क्या है, ये विश्लेषण हो जाना, है ना, ये मौलिकताओं की स्वीकृति हो जाना, सब कुछ एक मोनोलिथ नहीं है, ये दर्शन हो जाना, सब चीज़ों का मूल्यांकन हो जाना ही संस्कार है। संस्कार ही निश्चय है, निश्चय का मतलब ये ऐसा ही है, ये अपने को स्पष्ट हो जाए, है ना। और निश्चय ही संकल्प, संकल्प जो है वो निश्चय से आगे की स्थिति है। संकल्प जो है वो अपने लिए होता है। तो एक बार ये निश्चय होता है कि ये सब ऐसा ही है, संकल्प बनता है अब मैं यही करूँगा, है ना। तो ये अपने आप के लिए संकल्प रहता है कि मैं ये ऐसा ही करूँगा, ये संकल्प होता है ना। ये निश्चय हुए बगैर संकल्प बनता नहीं। तो बिना स्पष्टता हुए बगैर कि चीज़ें कैसी हैं, वस्तुएं कैसी हैं, हमारा संकल्प अधूरा हो सकता है। इच्छा हो सकती है, कामना हो सकती है, पर उसको संकल्प कहना नहीं बनेगा। संकल्प तभी बनेगा जब बोध हो जाए, यानी वास्तविकता स्पष्ट हो जाए। तो कल्पनाशीलता पूर्वक हम के प्रयोग से अध्ययन में श्रवण और मनन पूर्वक हम एक स्थिति तक पहुंचते हैं जिसको कहते हैं निश्चय होना, निश्चयन होना,
है ना, कंक्लूजन निकलना। ठीक है, तो वस्तु ऐसा ही है ये निश्चय हो जाना, और फिर उसके बाद में उसके साथ में संकल्प बनता है कि अब मैं यही करूंगा, है ना। अब ये संकल्प ही अनुगमन और अनुसरण का स्वरूप बनता है ना। तो एक बार ये संकल्प बनता है तो फिर ये अनुगमन और अनुसरण का कारण बनता है। अनुगमन मतलब स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, है ना। अनुसरण मतलब जैसे के अनुसार चलने की बात है ना। अनुगमन अनुसरण ही अनुसंधान एवं संधान, मतलब ये अ, चाहे वो अनुसंधान करना हो तो उसमें भी एक प्रकार से किसी निश्चय पर पहुंचना और संकल्प करने की बात रहती है। जैसे बाबा जी भी अ, उन्होंने कहा कि जब तक उनको रास्ता क्लियर नहीं था कि क्या करना है, कहाँ जाना है ना, तब तक उनका प्राण संकट बना हुआ था, या जिसको वो करुण कथा भी कहते हैं। लेकिन जब उनका निश्चय हो गया कि समाधि में देना है, एक शरीर यात्रा को इसमें फेंका जाए, है ना, जब उन्होंने ये निश्चय कर लिया और वो निश्चय की क्वालिटी एक संकल्प के रूप में हो गई, तब उनके आगे किसी भी प्रकार का आपको आवाज आ रही है? आवाज स्पष्ट है कि नहीं है, एक बार जरा कोई मैसेज कर देंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से संदीप भाई आपके यहाँ से कुछ कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी। गुड, सो आई थिंक वी कैन कंटिन्यू ऑन दैट। ये कह रहे थे कि बाबा जी का जो है, उन्होंने भी एक प्रकार से निश्चय और संकल्प किया। अनुसंधान के मूल में भी निश्चय और संकल्प रहता ही है, और ये संकल्प ही उनका, उन्होंने कहा कि जितना भी जो मैंने प्रयास किया, मुझे 1% भी पीड़ा नहीं हुई, है ना। मतलब जो भी साधना किए, विरक्ति विधि से रहे, कल की चाय की व्यवस्था नहीं रखते हुए बेसिकली जिए, और जिस रास्ते के ऊपर ये भी नहीं था कि इसमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सामने अनुकरण करने के लिए कोई व्यक्ति भी नहीं था, ऐसे व्यक्ति में चल के जंगल के बीच में जाकर साधना अकेले मतलब करने कोई व्यक्ति निकल जाता है, उसके मूल में उसका निश्चय और संकल्प रहना आवश्यक है ना। और ये उसके अनुगमन और अनुसरण से अनुसंधान और संधान, है ना। और अनुसंधान और संधान ही व्यवहार और उत्पादन, व्यवहार और समृद्धि। तो आगे की कहानी तो काफी बेसिकली क्लियर है ना, कि एक बार वो आप मेन जो चीज है वो इसमें मुद्दा जो है, जो है वो है निश्चयन तक पहुंचना। तो अध्ययन पूर्वक हम केवल फर्स्ट स्टेप तक पहुंच रहे हैं, है ना, निश्चयन तक। बाकी सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो अपने आप से होने वाली क्रिया है ना। निश्चय से संकल्प होता ही है, संकल्प से व्यवहार, उत्पादन, समृद्धि, अनुभूति, समाधान, ये सारा कुछ परमार्थ के रूप में बताया है, यानी कि अपने आप से। पुरुषार्थ केवल जो है अध्ययन के रूप में, स्पष्टता के को पाने के रूप में है। निश्चयन होने के बाद में सारी पार की ही कथा है, ऐसा मुझको स्पष्ट लगता है। ठीक है, तो आगे लिखा है, मानव इस सृष्टि में सर्वोच्च विकसित इकाई है। यह कम विकसित का भी दर्शक, समान में सहअस्तित्वशील, अधिक विकास के लिए अभ्यासशील और पूर्णता के लिए जिज्ञासु है ना। कितनी बढ़िया बात है कि मानव जो है, जो सृष्टि है, हम व्यवहार दर्शन में सृष्टि दर्शन किए थे, सृष्टि दर्शन अध्याय किए थे, उसमें ये बात आई थी, मानव इस सृष्टि में सर्वोच्च विकसित इकाई है, और इस ऐसा होने से वो कम विकसित का दर्शक है ना। ये जो जो उससे कम विकसित यानी पिछली अवस्थाएं हैं, उनका दर्शक है, उनको उनका मूल्यांकन कर सकता है। और जो उनके समान है वो उनके साथ सहअस्तित्वशील है, उनके साथ 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 रह पाता है। साथ साथ कब रह पाता है? जब वो उनको समझ पाता है। और अधिक विकास के लिए अभ्यासशील है, यानी देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता के लिए अभ्यासशील है, और पूर्णता के लिए जिज्ञासु है। देखिए, मानव के इस महत्व में पूरा रेंज उसका आगे। तो प्रकृति का अध्ययन एवं दर्शन तथा मूल्यों का अनुभव प्रसिद्ध है ना। ठीक है,
तो प्रकृति का अध्ययन और दर्शन, दर्शन मतलब उसका हर हर अर्थ में उसका मूल्य और मूल्यांकन हमको स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो तर्कपूर्ण विधि से हमको शब्द से अर्थ स्पष्ट हो जाए, ये अध्ययन है। तो प्रकृति का अध्ययन और दर्शन मतलब मूल्यांकन और मूल्य स्पष्ट हो जाए, और मूल्यों का अनुभव ये प्रसिद्ध है, मतलब यही चीज इस्टेब्लिश होती है। अनुभव क्षमता ही मूल्य और मूल्यांकन का निष्कर्ष है। तो हम जो निश्चयन की बात कर रहे थे, उससे वही अनुभव क्षमता है ना। एक मिनट, यहाँ पे किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है कि शामवीर भैया ने, स्पष्टता के बाद संकल्प है, यही जीने में मानना जिम्मेदारी, उसके बाद दायित्व कर्तव्य समझा जाए, क्या इसे कह रहे हैं। हाँ, मतलब स्पष्टता के अंदर स्पष्टता जो है उस वो थोड़ा ऑल इंक्लूसिव है ना। उसमें जो है वस्तु कैसा है उसको लेकर स्पष्टता है, और अपनी इस अनुक्रम में स्थिति है वो भी स्पष्ट है, हमारे कर्तव्य दायित्व क्या है वो भी स्पष्ट है, और साथ में हम कैसे फंस गए इस स्थिति में, और उस स्थिति का अब उपचार क्या होगा इसके बारे में भी स्पष्टता है ना। कैसे हम इस स्थिति से निकलेंगे, उसका क्या उपाय होगा, ये भी स्पष्ट होगा। उसके साथ में फिर अब निर्वाह करने की तैयारी बनती है। तो देखिए, ऐसा इस तरह से नहीं होगा कि ये सब होने के बाद में आप कुछ शुरू करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप जितना अपने को स्पष्ट होता है उसके आधार पर आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर ही देते हो। एक स्थिति ऐसी आती है जब वो पूरा समझना के रूप में हो जाता है, तो जो आप उससे पहले का करे होते हैं उसके भी आधे अधूरे को अब सुधार लेते हो और उसको पूरे में ले जाते हो। तो एक प्रकार से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अभ्यास का जो पूर्ण स्वरूप है वो पूर्ण समझ के बाद ही बनता है, लेकिन उससे पहले भी एक अभ्यास का स्वरूप बना रहता है ना। वो अभ्यास का जो स्वरूप है उसके बगैर आप अनुभव तक पहुंच भी नहीं सकते। तो जिस प्रकार से जो आपके पास में सूचना मिलती है, जिसको आप सोचते हो, उसको आप जीने में कुछ ना कुछ अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसका अभ्यास करते ही, उसको करके देखते ही हो, उसका कुछ फीडबैक आता है, उससे कुछ आगे अनुमान बनता है। इस तरीके का एक आवर्तनशीलता का एक कार्यक्रम बनता है, और इसमें क्रमशः स्पष्टता बनती है ना। और ये एक ऐसी स्पष्टता का बिंदु हम बात कर रहे हैं जिसमें सब कुछ को बिल्कुल एसेंस रूप में स्पष्ट हो जाए। तो इसलिए बाबा जी ने इस प्रकार से बोला कि हम प्रमाणित करने के उद्देश्य से अध्ययन करते हैं, है ना। हम अनुभव संपन्न हो जाएं इस उद्देश्य से अध्ययन नहीं करते, हम प्रमाणित करने के उद्देश्य से अध्ययन करते हैं, है ना। तो प्रमाणित, क्योंकि हम जिसका अनुकरण कर रहे हैं वो प्रमाणित स्वरूप में है, तो प्रमाणित करने के उद्देश्य से अनुकरण करते हैं। तो उस अर्थ में हमारा अभ्यास जो है वो अध्ययन क्रम में ही शुरू हो जाता है, और उसके क्रम में एक स्थिति ऐसी बनती है जब अभ्यास अपने अधिकार पर करना बन जाता है, जिसको हम कह रहे हैं अनुभव संपन्नता पूर्वक अभ्यास करना, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको है ना, ये कभी कभी ये प्रश्न बारंबार आता रहता है स्वयं में कि पहले समझें कि आचरण करें, समझे नहीं है तो आचरण क्या करें। इस चीज का निराकरण हमको कर लेना चाहिए कि समझना भी है, आचरण भी करना है, और जो आचरण की जो स्थिति है उसमें समझ और आचरण दोनों चीजें शामिल हैं, है ना। और जिस चीज को हम समझना चाह रहे हैं उसका अनुकरण रूप में आचरण करना आवश्यक है। इस तरीके से हम इस तरीके का मतलब जो अपने में वैचारिक, अगर इसको लेकर कोई कठिनाई है उसको हम निराकरण कर सकते हैं। तो अनुभव क्षमता ही मूल्य मूल्यांकन का निष्कर्ष है, स्थिति मूल्य या मूल्यांकन ही अनुभव है। ये लाइन मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है, पर मेरे को मीनिंग इसका ये स्पष्ट होता है, स्थिति सत्य का स्पष्ट हो जाना, स्थिति मूल्य मूल्य ही अनुभव है, स्थिति सत्य स्पष्ट हो जाना ही अनुभव है, इसका ये मीनिंग मुझको कम्युनिकेट होता है।
अनुभव विहीन मानव अपने में स्पष्ट नहीं होता है। ये वाली लाइन अपने आप में ठीक ही लगती है कि कोई व्यक्ति जो है जब तक अनुभव संपन्नता नहीं होती है या समझने की पूर्णता नहीं होती है, तब तक उसकी स्पष्टता हो गई है ये कहना बनेगा नहीं। प्रत्येक मानव स्पष्ट होने में से के लिए निरंतर प्रयासशील है। स्वयं स्पष्ट होना ही समाधान एवं अनुभवपूर्ण प्रकटन है ना। तत्पर्यंत मानव संतृप्त नहीं है। सम्यक प्रकार से तृप्ति ही संतृप्ति है। तो आदमी की तृप्ति, हमारी तृप्ति तब तक नहीं है जब तक हम पूरी तरीके से स्पष्ट ना हो जाए। अनुभव पूर्णता से पहले जो है हम स्पष्ट हो गए ये कहना हमको बनेगा नहीं, है ना। और अनुभव